सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए भैयाओ, हम पढ़ रहे थे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। इसी के अंतर्गत आज अगली विधि हम पढ़ने वाले हैं, वो होती है क्रोमेटोग्राफी विधि। देखिए, इस विधि द्वारा जो रंग का जो घटक होते हैं, डाई के अंदर जो अलग अलग रंग होते हैं, तो डाई से रंगों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, क्रोमा शब्द जो है वो क्या है, ग्रीक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रंग, और इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं कि फिल्टर पत्र जो रहते हैं उनके पतली पतली जो होती है परतें काट लेते हैं, और फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए फिल्टर पत्र की परत है और इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर एक निशान बना देते हैं पेंसिल से। अब इसके ऊपर क्या करना है, कोई भी स्याही या डाई का जो घटक होता है, स्याही को यहाँ पर डाल देंगे और इसको सूखने देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्याही को डाल देंगे और इसको सूखने देंगे। अब हम क्या करते हैं, इससे फिल्टर पत्र जो रहता है, ये आपका होता है फिल्टर पत्र, इसको क्या करना है, अब बीकर के अंदर हम डालते हैं ये स्याही। और यहाँ पे हमने क्या लिया, अब एक बीकर लेंगे और उस बीकर में थोड़ा सा क्या करते हैं, जल भरेंगे। और जल भरने के बाद में हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पत्र को इसके अंदर इस प्रकार से डुबोते हैं। तो ये स्याही का घटक यहाँ पर आता है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जल जो होता है कि फिल्टर पत्र में ऊपर की ओर गति करता है, तो ऊपर की ओर गति करता है, तो ये स्याही होती है, इसका जो घटक है ये जल में घुल जाते हैं। तो जो घटक ज़्यादा घुलता है वो अधिक ऊंचाई तक जाएगा, तो अलग अलग जो रंग है वो आपको इसमें पृथक हो जाते हैं, और इसीलिए इस विधि को कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी विधि। अब देखिए, हम बात करते हैं, अगली विधि है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। तो देखिए, दो घुलनशील जो द्रव होते हैं उन्हें अलग करने के लिए क्या है, हम जो विधि प्रयुक्त करते हैं उसे कहते हैं आसवन विधि कहते हैं। और इस विधि द्वारा उन द्रवों को मिश्रण को अलग कर सकते हैं जिनके तापमान में, देखिए जिनके तापमान में अंतर लगभग कितना होना चाहिए, 25 केल्विन हो। तो जिन ऐसे मिश्रणों को हम इस विधि द्वारा अलग करते हैं। और इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जल व एसीटोन का जो मिश्रण होता है, इसको आप कैसे पृथक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, चित्रानुसार एक फ्लास्क लेंगे और उस फ्लास्क में हम जल और एसीटोन के मिश्रण को भर देते हैं। फिर इसको स्टैंड में लगा देंगे और फ्लास्क के मुंह पर थर्मामीटर लगा देते हैं, और इसमें जो होता है यहाँ पर जो जल संगणक होता है उससे इसको जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें जानकारी है कि जो एसीटोन होता है, एसीटोन जो होता है इसका जो क्वथनांक है वो लगभग होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जल का होता है, जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके तापांतर में जो क्या है, अंतर होता है, और इस अंतर होने के कारण हम इनको क्या करते हैं, इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस मिश्रण को धीरे धीरे स्टोव की सहायता से गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होता है कि जो एसीटोन होता है वो वाष्प में बदल जाता है, और फिर जो वाष्प रहती है वो यहाँ से जल संगणक से होकर के जाती है। तो जल संगणक में क्या है, शीतल जल प्रवाहित करते रहते हैं, तो इसके अंदर जो भी वाष्प होती है वो क्या ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर के एसीटोन में बदल जाती है द्रव अवस्था में, जो यहाँ पे अलग बीकर में एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये तो थी आसवन विधि। इसके बाद में देखिए, इसी से संबंधित आती है प्रभाजी आसवन। अगर मान लीजिए किसी मिश्रण में एक से अधिक जो पदार्थ घुले होते हैं और जिनके तापमान अलग अलग होते हैं, तो उनको पृथक करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं उस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन कहते हैं, प्रभाजी आसवन। और इस प्रभाजी आसवन विधि में क्या करते हैं कि प्रभाजी आसवन के लिए स्तंभ होता है, प्रभाजक स्तंभ, जिसके अंदर से उसके जो द्रव होते हैं उनकी वाष्प को प्रवाहित किया जाता है।
जो अलग अलग तापमान पर पृथक होकर के अलग अलग हो जाते हैं। और इस विधि द्वारा जैसा कि जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के घटकों का पृथक्करण जो होता है वो इस विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अब देखिए इसी में अगला है वायु से गैसों को पृथक करना। तो देखिए वायु जो होता है एक समांगी मिश्रण है जिसमें विभिन्न गैसें मिश्रित रहती है, जैसे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अन्य जो गैसें आर्गन, नियॉन, इन सबका ये मिश्रण होता है। तो इन गैसों को कैसे पृथक करते हैं, तो इसके लिए जो विधि काम में लाई जाती है उस विधि को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो इसमें क्या करते हैं, जो वायु रहती है उसमें क्या करते हैं, दाब बढ़ा करके और तापमान कम करते हैं, फिर उसको संपीड़ित करते हैं। तो वायु जो होती है वो किस में बदल जाती है? द्रव वायु में बदल जाती है। अब इस द्रव वायु को क्या कहते हैं, देखिए प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे क्या किया जाता है, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है, विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग जो गैसें होती है वो पृथक हो जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन होती है, ये लगभग माइनस, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन है ये -183 जो टेम्परेचर होता है इस पर पृथक हो जाती है। आर्गन जो होता है वो लगभग, आर्गन गैस है, इसका भी टेम्परेचर दिया है जैसे -186, इस पर ये पृथक हो जाती है। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो है इसका पृथक्करण ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न तापमानों पर जो होती है इन गैसों को अलग अलग एकत्रित कर लिया जाता है। अगला है इसमें अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए जो हम विधि प्रयोग करते हैं उस विधि का नाम है क्रिस्टलीकरण विधि। क्या है? क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी अशुद्ध नमूने से यानी अशुद्ध पदार्थ जो होता है उससे शुद्ध पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। तो हमें क्या करना है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चीनी मिट्टी से बनी जो प्याली होती है उसमें 5 ग्राम या कुछ मात्रा में क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट लेंगे और उसको उसके अंदर घोल लेते हैं। थोड़ा जल मिलाकर क्या करेंगे, घोल लेंगे। घोलने के बाद में फिल्टर पत्र की सहायता से उसको हम छान लेते हैं। ठीक है, तो अशुद्धियाँ जो रहती है फिल्टर पत्र पर रह जाती है। अब उससे जो छनित रहता है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट घुला होता है, तो हम क्या करते हैं उसका संतृप्त विलयन जो प्राप्त करने के लिए उसके गर्म करते हैं। तो उसमें से जल जो होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। जब संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस चीनी की प्याली की कटोरी को कमरे के तापमान पर दिन भर के लिए रख देते हैं, शांति छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम देखते हैं कि वो जो होता है अशुद्ध कॉपर सल्फेट से क्या होता है कि वो क्रिस्टल में बदल जाता है शुद्ध कॉपर सल्फेट, और उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो थी आपके अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी किसी भी अशुद्ध पदार्थ के नमूने से शुद्ध पदार्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी क्रिस्टलीकरण